हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फिरोज खान सर। दोस्तों, कल हमने दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के बारे में जाना था। मैंने बताया था आपको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंसी के बारे में कि इससे दहेज संबंधित कुछ धाराएं आईपीसी में भी एक्ट है, सीआरपीसी में भी है और एविडेंसी में भी है। हमने कल 7 धाराओं को देखा था। धारा 304 था दहेज मृत्यु और 498 का पति या नातेदार द्वारा पूर्ता का व्यवहार आईपीसी। सीआरपीसी की देखिए 174 आत्महत्या पर मजिस्ट्रेट कार्रवाई पुलिस द्वारा, और 176 देखे थे हमने मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई, और देखे थे 198 का, ठीक है, जो बताती है ये पति या नातेदार द्वारा पूर्ता, ठीक है। एविडेंसी की हमने देखी थी 113 का और 113 खा, कोई दहेज मृत्यु संबंधित हो 498 का आईपीसी की धारा। हमने इन 7 धारा को समझा था, इसी पे आधारित था ये एक्ट, ठीक है। आइए शुरुआत करते धारा 1 से। संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। दोस्तों, इसका एक्ट का संक्षिप्त नाम है दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961। इसका विस्तार, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत पर, इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर उसका विलोप कर दिया गया 31 अक्टूबर से। और ये प्रारंभ कब होगा? जब राज्य केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो दोस्तों, ये नियत हुआ था 1 जुलाई 1961 को, इसे लागू कर दिया गया था, ठीक है। धारा हमारी एक कंप्लीट, लगभग सभी एक्टों में यही धारा हमें मिलती है, ठीक। आइए समझते हैं धारा 2, दहेज की परिभाषा। दहेज की परिभाषा से आशय है वह संपत्ति जो मूल्यवान प्रतिभूति जो दहेज के रूप में एक व्यक्ति द्वारा दी जाती है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या नहीं आता? तो दोस्तों, मुस्लिम शरीयत जो लागू होती है उसके अंतर्गत महर इसमें महर जो है वो दहेज की परिभाषा में नहीं आती है, क्योंकि महर जो है एक पति द्वारा अपनी पत्नी को दी जाती है और उसमें पत्नी का अधिकार होता है, वो महर दहेज में शामिल नहीं है, ठीक है। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या दहेज में शामिल नहीं, तो वो महर दहेज में शामिल नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। और मूल्यवान प्रतिभूति का आशय स्पष्टीकरण 2 में बताया गया है कि मूल्यवान प्रतिभूति का आशय आईपीसी की धारा 30 में जो परिभाषा दी गई है वही इसका अर्थ होगा, ठीक है। कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दहेज की परिभाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। धारा 2 दहेज की परिभाषा। आइए धारा 3 देखते हैं, दहेज देने या दहेज लेने के लिए शासित। दोस्तों, पेनल्टी, दंड, जो कोई व्यक्ति दहेज लेगा या देगा दोनों के लिए प्रावधान किया गया धारा 3 में, वो दंड शासित होगा, पेनल्टी ली जाएगी। दहेज देना या लेना, धारा 3, ठीक है। और दोस्तों, वो कम से कम 5 साल से कम की सजा नहीं होगी, जो 15,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि 5 साल से कम की सजा दी जाती है तो जजमेंट में इस बात का उल्लेख किया जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा कि उसे 5 साल की सजा क्यों दी गई, ठीक है। वो डिपेंड करेगा मामले की परिस्थिति के अनुसार, लेकिन कम से कम 5 साल सजा कम की ना होगी। यदि देता है मजिस्ट्रेट तो उस बारे में उल्लेख करेगा, ठीक है। धारा 4 दहेज मांगने के लिए शासित। यदि कोई व्यक्ति दहेज मांगता है, दहेज की मांग करता है, तो उसके लिए पेनल्टी, उसके लिए दंड, जो कम से कम 6 माह से कम तो नहीं होगा, जो कम से कम 6 माह से कम ना होगा, और जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा, या 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान इस धारा 4 के अंतर्गत मांगने पर किया गया है, ठीक है। ये दहेज मांगने से संबंधित एक मामला अभी 2020 का है, रमाकांत दास वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का, 2020 का 523। दोस्तों, इस मामले में दहेज की मांग की गई थी, इस मामले में दहेज की मांग की गई थी, लेकिन एविडेंस द्वारा दहेज की मांग का खंडन किया गया। क्या किया गया? खंडन किया गया, उसे रद्द कर दिया गया। तो वो मांगने के लिए उस बात का पर्याप्त सबूत होना जरूरी है, एविडेंस होना जरूरी है, अन्यथा ये मांग स्वीकार ना होगी, कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इस मांग को रद्द कर दिया गया, और ये मामला भी हाल ही का था, रमाकांत दास वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का 2020 का मामला, ठीक है। याद रखना, करंट मामला है, आईएमपी है, पूछा जा सकता है, ठीक है। धारा 4 के अंतर्गत आता है। आइए धारा 4 का, दोस्तों, विज्ञापन पर प्रतिबंध, विज्ञापन पर पाबंदी। होता क्या था दोस्तों, पहले यदि किसी की बेटी लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, तो बोलते हैं भाई कोई मेरी बेटी से शादी करेगा विज्ञापन के माध्यम से, तो मैं उसको अपनी जायदाद का, अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा या जो भी हिस्सा वो निर्धारित करे उस विज्ञापन में,
कि मैं उसको कार दूंगा या कोई भी झांसा देकर शादी का विज्ञापन देना, ये प्रतिबंध कर दिया गया, पाबंद लगा दिया गया दोस्तों, अनुच्छेद धारा 4 का के अनुसार। ठीक है, अब कोई व्यक्ति यदि ऐसा कार्य करेगा तो उसे दंड का प्रावधान किया गया है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा तो। ठीक है, धारा 4 का विज्ञापन पर पाबंदी। ठीक है, धारा याद हो रही है। धारा 5 दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होना। ठीक है, दहेज के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा या लेने या देने दोनों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है दोस्तों, उस कॉन्ट्रैक्ट को शून्य किया गया है, वो दहेज मान्य नहीं होगा। ऐसा दहेज शून्य है। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। धारा 6 दोस्तों, दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। ठीक है, दहेज का पत्नी या उसके वारिसों। ठीक है, दहेज के अंतर्गत अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन पत्नी का वारिस होगा, उसकी संतान, उसके बच्चे या फिर उसके पालक, उसके माता पिता उस संपत्ति के क्या होंगे, वारिस होंगे। ठीक है, और दहेज पत्नी उसके वारिस होंगे। ठीक है, और दहेज मृत्यु यदि 7 वर्ष से पहले उसकी कुदरती या प्राकृतिक मृत्यु के अलावा मृत्यु हो जाती है तो वो उसको दहेज मृत्यु माना जाएगा परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, और उस मृत्यु के कारण उसके वारिसों की जो संपत्ति होगी या तो उसकी संपत्ति उसके संतान, उसके बच्चों को या उसके माता पिता को दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जाना 6 धाराओं को, बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं। अगले वीडियो में इस अगली धारा 7 से लेकर 10 तक कुल धाराएं हैं, अगले के वीडियो में सारी धाराएं हम कंप्लीट कर लेंगे, हमारा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप कंप्लीट तैयार करते चले, नोट्स बनाते चले। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया देते रहे मुझे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।